Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. I'm Akansha ma'am. And warm welcomes to today's session. CSIR NAT Chemical Science. इस एग्ज़ाम के बारे में हम आज बात करेंगे जो कॉमन डाउट स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद इसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमें पता नहीं है। इसके बारे में हमें डाउट है कि क्लियर करने के बाद भी एग्ज़ाम क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या हमें जल्दी जॉब मिलेगी या हमें फिर भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। इन सब डाउट्स के सोल्यूशन लेके आज मैं आई हूँ। ठीक है, तो हमारा जो सेशन है, हमारी जो क्लास है वो इस रिगार्डिंग है कि जो CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम आप जब नेट क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं सो दैट यू कैन गेट अ स्टेबल एंड गुड जॉब, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो CSIR नेट एग्जाम जब हम क्लियर कर लेते हैं, है ना, पूरी प्रिपरेशन के बाद, मेहनत के बाद जब हम CSIR नेट एग्जाम क्लियर करते हैं तो फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है दैट इज JRF प्लस LS। अब इसमें जब आप क्लियर करते हैं तो दो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आपने जब CSIR नेट एग्जाम क्लियर किया है तो आपने JRF के साथ क्लियर करा है या आपने सिर्फ लेक्चरशिप के लिए क्लियर किया है। तो ये जो होती है आपकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। तो ये जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है ये किस बारे में है, देखिए आपने LS के साथ में अगर JRF को क्लियर किया है, JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आपको एक फेलोशिप मिलेगी, एंड LS दैट मीन्स लेक्चरशिप। सो अगर आपने JRF लेक्चरशिप के साथ किया है तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, वैकेंसीज जो होती हैं, जो रिसर्च एंड R&D डिपार्टमेंट होता है, जो हमारे इंडिया की जो टॉप रिसर्च कंपनीज होती हैं, जो इंडिया की हैं गवर्नमेंट की, उनके जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद अपनी तरफ से एक पोस्ट निकालते हैं JRF के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो DRDO है, ISR है, DU है, JNU है, जितने भी IITs हैं वो सब, देन ICG, EB, IGB एंड JSI, ये सब वो इंस्टीट्यूट हैं जो कि खुद अपनी तरफ से JRF के लिए पोस्ट वैकेंसीज निकालते हैं। तो अगर आपका JRF विद LS क्लियर है तो आप डायरेक्टली इनमें से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। ठीक है, कि हमने JRF LS के साथ निकाला तो हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नेक्स्ट, PhD वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन होता है PhD। अगर आप रिसर्च में उसमें डायरेक्ट इंस्टीट्यूट्स में, कंपनीज में नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप PhD करना चाहते हैं तो PhD के लिए इंडिया और अब्रॉड दोनों में अपॉर्चुनिटी होती है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इंडिया। इन इंडिया जब आप ने लेक्चरशिप का एग्जाम क्लियर कर लिया, नेट JRF, ठीक है, अब आपको इंडिया में PhD करनी है। तो इंडिया के अंदर जब आप PhD करना चाहते हो तो आपको देखो, अगर आपने CSIR और JRF लिया है तो भी हमारे यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब आपको डायरेक्ट एडमिशन देती हैं जब आपके पास CSIR JRF है। ठीक है, अगर आपके पास CSIR JRF है दैट मीन्स वो आपको डायरेक्ट एडमिशन देगी ऑन द मेरिट बेसिस, अपनी लिस्ट निकाल के, और आप किसी भी इंडिया में सब टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं। आप IITs में भी ले सकते हैं। देन LS, अगर आपके पास सिर्फ LS है दैट मीन्स लेक्चरशिप है, JRF नहीं है, तो भी हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन सब के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो है PhD के लिए। तो PhD के लिए सब यूनिवर्सिटीज़ अपनी अपनी एंट्रेंस एग्जाम निकालती हैं, जो कि उनकी साइट्स पे नोटिफिकेशन आता है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं और उनमें एग्जाम आप फिल कर सकते हैं। उनके थ्रू आप PhD में एनरोल हो सकते हैं इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, देन एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गई इंडिया के अंदर बात। अब्रॉड की अगर मैं बात करूँ तो आप PhD करने के लिए अब्रॉड में भी जा सकते हैं। बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अब्रॉड में PhD की करें। अब उसके लिए क्या होता है, उसके लिए थोड़े प्रोसेस होते हैं लंबे। जैसे एक तो आप वहाँ के एग्ज़ाम, जो किसी भी कंट्री में आपको PhD करनी है तो आपको कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, जैसे IELTS हो गया, GRE हो गया, TOEFL हो गया ना, और आपको कुछ जैसे स्टेटमेंट ऑफ
यहाँ पे आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है, तो ये सब आपको वहाँ पे करना पड़ता है। और जो वहाँ की फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होते हैं, आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे पीएचडी का भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और एक और चीज़, जब हमारे यहाँ पे जो CSIR की वहाँ की एप्लीकेशन निकलती है, हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ में जो डीन होते हैं या जो इंडिया के ही इंडियन NRIs होते हैं जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं, वो भी हमें शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आर CSIR GRF रैंकिंग। ठीक है, तो अब्रॉड में भी आप PhD बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो आता है हमारे करियर में, दैट इज टीचिंग। ठीक है, अब आपने बोला है ना मुझे रिसर्च में जाना है ना मुझे PhD करना है, मुझे टीचिंग में जाना है। अगर आपको टीचिंग में जाना है तो टीचिंग के लिए एक तो होता है जितनी भी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं फॉर CSIR, अगर आपके पास में JRF है, JRF के साथ LS है, तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। समटाइम्स एग्जाम्स भी होते हैं बट डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, शॉर्टलिस्ट होते हो मेरिट बेसिस पे। इंटरव्यू के बाद में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहाँ पे शॉर्टलिस्ट करते हैं और इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। तो टीचिंग में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज आपके पास में LS होना चाहिए, लेक्चरशिप नेट क्लियर होना चाहिए। और इफ़ यू हैव द JRF तो वो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए वो एक एडिशन है आपके अचीवमेंट्स में। तो वहाँ पे 100% आपको प्रिफर करेंगे इफ़ यू हैव द JRF, राइट। एंड अगर जो यहाँ पे PDC नहीं PSC, यहाँ पे जितनी भी PSC होती है, दैट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं हमारे अलग अलग स्टेट के जो PSCs होते हैं, जैसे RPSC हो गया है ना, और UPSC, तो ये जितने भी PSCs होते हैं ये अपने यहाँ पे गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज निकालते हैं। तो इन वैकेंसीज को भी आप एप्लीकेशंस को फिल कर सकते हो, और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है दैट इज रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो। एक और जो चीज़ है कि एज ए गेस्ट फैकल्टी GE, जब आप एज ए गेस्ट फैकल्टी कहीं पे GF, अगर आप GF कहीं पे लगे हुए हो गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म में, तो आपने एज ए गेस्ट फैकल्टी काम किया हुआ है, तो ये भी आपके रिज्यूमे में ऐड होता है एज अ प्लस पॉइंट। और आपको समटाइम्स परमानेंट भी कर दिया जाता है इन सम यूनिवर्सिटीज़ की, इफ़ यू वर्किंग देयर एज अ गेस्ट फैकल्टी, तो उन्हें परमानेंट कर दिया जाता है, राइट। सो टीचिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं हमारे, एक ही स्टेट में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू हैव CSIR NET JRF exam. If you don't have JRF, you have only LS, then also you are वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रिफर किया जाएगा। देन प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर्स। अब हमें ये लगता है कि हमने CSIR NET कर लिया, लेकिन हमारे पास, हम किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में तो जा ही नहीं सकते, हम वहाँ जॉब तो कर ही नहीं सकते, हमारे पास ओनली ऑप्शन क्या बचता है, टीचिंग। बट दैट इज़ रॉन्ग। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बिल्कुल जा सकते हैं इन द R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। देखो, आपने जो CSIR NET एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो ऑफ कोर्स उसके बाद आपके लिए रिसर्च के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप किसी भी रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रीम, आपकी कौन सी स्ट्रीम है। तो अगर बच्चे आप लोग बायो से हैं, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है सब कंपनीज़ के नाम है, कॉर्पोरेट जो कंपनीज़ हैं, जो कि बायो फार्मा आप हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जैसे मोंसेंटो है, ल्यूपिन है, GSK, डॉक्टर रेड्डी, BCIL, थर्मो फिशर, ये सब जो हैं ये क्या है, ये सब फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं, ये सब एक मतलब बायोटेक डिपार्टमेंट के लिए कंपनीज़ है। तो वहाँ पे आप अच्छे से, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, यू कैन वर्क देयर एज अ साइंटिस्ट, आप रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, एज ए केमिस्ट आप सीनियर केमिस्ट काम कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज़ इन द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वहाँ पर वैकेंसीज होती हैं, आप वहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपको प्रेफरेंस मिलेगा इफ़ यू हैव द CSIR NET JRF एग्जाम। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU। जो PSU होती हैं जैसे कि गेल है ना, गेल मैकॉन एंड IOCL,
भेल एंड एनटीपीसी। तो यहाँ पे तो मैंने थोड़ी सी ही लिखी है। जो पीएसयू की जो 9 कंपनीज है, पीएसयू में भी सीएसआई और नेट के बाद अगर आपका क्लियर है तो वहाँ पे भी वो लोग वैकेंसीज निकालते हैं फॉर केमिस्ट एंड साइंटिस्ट की भी वहाँ पे होती है पोस्ट। तो आप लोगों के लिए वहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप डायरेक्ट एज ए केमिस्ट वहाँ लग सकते हैं। जो लैब में वहाँ पे रिसर्च वाला प्रोग्राम होता है उसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। ये जो कंपनीज है पीएसयू वाली अपने लेवल पे खुद ऐसे वैकेंसीज निकालती है। तो हमें तो चेक करना होता है, हमें देखना पड़ेगा उनकी जो साइट्स है जहाँ पे वो लोग वैकेंसीज निकाल रहे हैं। तो what you have to do is you have to be very alert, very active। आपको ये अलर्ट रहना है कि आपके ये मतलब डेली आप एक नियम बनाइए कि आप चेक करेंगे कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकली है। द अपॉर्चुनिटीज आर सो मच अराउंड यू। हम क्या करते हैं, हमारी मिस्टेक क्या है कि हम लोग ना ध्यान नहीं देते हैं, बस हम लोग अलर्ट नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि वो वैकेंसीज वो हम फिल नहीं हो पाती है और उनकी डेट निकल जाती है। ये मिस्टेक मुझसे भी बहुत होती है, मैं भी बहुत अलर्ट नहीं रह पाती। तो ये होता है ना। तो बट हमें इस पे ओवरकम करना है और ये नहीं सोचना है कि देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लियरिंग सीएसआई नेट एग्जाम, बिकॉज देयर आर। जो में भी मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट बताई है इनमें से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिस्ट, देखो जो हमारे इंडिया के अंदर जो रिसर्च होता है ना, जैसे हम कुछ भी बना रहे हैं या तो वो फार्मा उसमें होगा, ड्रग इंडस्ट्री होगी या वो कोई मैकेनिकल इंडस्ट्री होगी। तो जैसे डीआरडीओ है, आईसीएमआर है, बार्क है, ये सब सीएसआईआर नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को डायरेक्टली एडमिशन देती है, एनरोल करती है, उनको अपनी तरफ से भी फेलोशिप देती है। इफ दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फेलोशिप यू हैव टू क्लियर देयर एग्जाम। अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपको डायरेक्ट चांसेस है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए। बट अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, इफ़ यू हैव ओनली नेट एलएस सर्टिफिकेट, देन दे विल प्रोवाइड यू स्कॉलरशिप, इट्स बेस्ड ऑन देयर एग्जाम। ठीक है। तो बीआरडीओ, ये जितनी भी है डीआरडीओ, बार्क है, ऐसे हमारा बिट्स पिलानी है, इन सब में सीएसआईआर नेट बच्चों के लिए भी क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, अवेलेबल होते हैं अपने करियर के लिए। और ये फंडिंग भी होते हैं, मतलब पैसे भी मिलेंगे आपको। बिकॉज और एट द लास्ट हमने जब सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्लियर किया है तो ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि हमारी जो जॉब है वो वेल सिक्योर हो, हमें पेमेंट भी अच्छे से मिले। तो इसके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा इधर उधर अलर्ट रह के देखना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स इट। आज जो हमने अभी डिस्कस किया है कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल हैं आफ्टर क्लियरिंग सीएसआईआर नेट एग्जाम। सो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा। आपको हमारे सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड press the bell icon to get notification for all these kind of videos। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम के स्टार्ट हो रहे हैं फॉर सीएसआईआर नेट एग्जाम फॉर लाइफ साइंस एंड केमिकल साइंस एंड एवरी सब्जेक्ट। आप एनरोल कर सकते हैं, अभी हमारा बैच स्टार्ट होगा जुलाई में। एंड आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं क्लासेस, यहाँ पे चंडीगढ़ में सेक्टर 25 में हमारी ऑफलाइन ब्रांच है। और ऑनलाइन लाइव वीडियोस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट। यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी सब कुछ मिलेगा। द बेस्ट मटेरियल यू कैन गेट हियर, सो दैट आपका जो जर्नी है सीएसआईआर नेट क्लियर करने की, वहाँ तक हम आपकी हेल्प कर पाएँ, राइट। Okay, then I'll meet you in the next session. Till then, please prepare for the best and be alert and active so that you can get the maximum benefit of today's technologies and everything, right? And like our session and share our session. I'll meet you in the next session. Bye-bye. Have a good day.